आज मैं स्प्लिस नामक एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। क्लाइव निकोली और एल्सा कास्ट एक जेनेटिक इंजीनियर युगल हैं, जो न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट या नर्ड नामक कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी में उनका प्राथमिक काम कई जानवरों के डीएनए को जोड़कर अद्वितीय गुणों वाले हाइब्रिड जीव बनाने पर शोध करना है। कंपनी का उद्देश्य हाइब्रिड के शरीर में पाए जाने वाले अद्वितीय यौगिकों का उपयोग करके ऐसी दवाइयां बनाना है जो दुनिया की अधिकांश बीमारियों का इलाज कर सकें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लाइव और एल्सा एक सफल हाइब्रिड नर जीव को जन्म देते हैं। वे जीव का नाम फ्रेड रखते हैं और उसे अपनी पिछली सफल मादा जीव जिंजर के साथ रख देते हैं। जब फ्रेड और जिंजर पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए अपनी जीभ से गेंद जैसी आकृति बनाते हैं, तो हर कोई मंत्रमुग्ध होकर देखता है। बाद में क्लाइव और एल्सा कंपनी के सीईओ जोन चॉरेट के साथ मीटिंग में होते हैं। जोन अपने प्रयोग के परिणाम से बहुत खुश है और वह आनुवंशिक सामग्री निकालना शुरू करना चाहती है, जिससे उन्हें तुरंत दवाइयां बनाने में मदद मिलेगी। दंपति ने एक मानव संकर बनाने का विचार सामने रखा, क्योंकि इससे उन्हें चुनने के लिए कई और किस्म के यौगिक मिलेंगे। ऐसे यौगिकों का उपयोग करके अल्जाइमर, पार्किंसंस और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हालांकि जोन फिलहाल मौजूदा संकरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। एल्सा जोर देती है कि अगर वे पहले ऐसा नहीं करते हैं तो कोई और करेगा, लेकिन सीईओ अपने फैसले पर अड़ी हुई है। दंपति बैठक से निराश और गुस्से में बाहर आता है। हालांकि वे पीछे हटने की योजना नहीं बनाते हैं। चूंकि कंपनी उन्हें प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है, इसलिए वे इसे अपने दम पर करने का फैसला करते हैं। क्या गलत हो सकता है? प्रयोगशाला में एल्सा एक यादृच्छिक दाता से मानव डीएनए लेती है और दोनों इसे जानवरों के डीएनए के साथ जोड़कर प्रयोग करना शुरू करते हैं, जैसा उन्होंने फ्रेड और जिंजर के साथ किया था। जब वे पहले कुछ प्रयासों में डीएनए का मिलान करने में विफल रहते हैं, तो एल्सा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति का डीएनए लाने और प्रयोग जारी रखने का सुझाव देती है। वह क्लाइव को एक नमूना सौंपती है, यह दावा करते हुए कि यह सबसे अच्छा मानव डीएनए है जो वह पा सकती थी। दोनों अंततः तापमान सही कर लेते हैं और स्प्लिसिंग सफल हो जाती है। अब उन्हें कोशिका को इनक्यूबेट करना होगा और इसे एक में विकसित होने देना होगा, लेकिन चूंकि मानव क्लोनिंग अवैध है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में इसे अत्यधिक अनैतिक माना जाता है, इसलिए क्लाइव प्रयोग को रोकना चाहता है। हालांकि एल्सा जोर देकर कहती है कि वे इसे जारी रखें, बस यह देखने के लिए कि क्या स्प्लिसिंग वास्तव में सफल रही। वह जोर देकर कहती है कि प्रयोग नियंत्रित होगा, इसलिए अगर वे असफल भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लाइव उनकी बात मानता है और कोशिकाओं को इनक्यूबेटर में रख देता है। दंपति देखते हैं कि कोशिकाएं तेजी से गुणा करना शुरू कर देती हैं। अगली सुबह एल्सा यह देखने के लिए जांच करती है कि प्राणी कितना विकसित हुआ है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि यह तेजी से विकसित हो रहा है। बाद में दंपति अपने घर पर होते हैं जब उन्हें लैब से एक आपातकालीन संदेश मिलता है। वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि भ्रूण अपनी नियत तिथि से पहले ही पूरी तरह से विकसित हो चुका है। दोनों इनक्यूबेटर को तोड़ देते हैं और एक चिपचिपा जीव जमीन पर गिर जाता है। वे जीव को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह क्लाइव एल्सा से कहता है कि उन्हें भ्रूण को मारना होगा, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। एल्सा अभी इसे मारना नहीं चाहती, लेकिन जानती है कि अगर किसी को इस जीव के बारे में पता चल गया तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दंपति प्रयोगशाला में जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि जीव पहले ही मर चुका है। जब एल्सा सेल खोलती है तो वह देखती है कि यह जीव की सिर्फ बाहरी त्वचा है, जिसका अर्थ है कि जीव जीवित है और कहीं आसपास है। तभी यह छत से चीखता है। क्लाइव बाहर से एल्सा को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वे कमरे को जहरीली गैस से भर सकें और जीव को मार सकें। लेकिन एल्सा इसके विपरीत करती है और नवजात शिशु की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, उसे अपने पास बुलाती है। तभी क्लाइव अंदर आता है और जीव को डराता है। दंपति कमरे से बाहर निकलता है और गैस का उपयोग करके जीव को बेहोश कर देता है। इसकी जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह एक मादा है और तेजी से बढ़ रही है। इस डर से वह कुछ महीनों में मर जाएगी, इसलिए वे उसके पास मौजूद समय का सबसे अच्छा उपयोग करने की योजना बनाते हैं
और उसे मारने के बजाय उसका निरीक्षण करते हैं। एक्सरे से उसके शरीर के अंदर एक ट्यूमर दिखाई देता है, जिसे लेकर दंपत्ति उलझन में है। जीव के पास एक तीखी, जहरीली पूंछ भी है जिसका उपयोग वह अपनी रक्षा के लिए करती है। जीव के जन्म के 1 सप्ताह बाद अब यह हो चुका है। क्लाइव उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सहयोग नहीं करती। दंपत्ति को जल्द ही पता चल जाता है कि उसे केवल मीठा खाना पसंद है, जिससे उन्हें उसे खिलाना आसान हो जाता है। एल्सा उस छोटी बच्ची को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर देती है। वह उसे कपड़े पहनाती है और उस जीव को अपना नाम लिखना सिखाती है। वह छोटा जीव एल्सा की शर्ट पर लिखे शब्दों की नकल करते हुए नर्ड शब्द लिखता है। एल्सा उसकी बुद्धिमत्ता से हैरान हो जाती है और लड़की का नाम ड्रेन रख देती है, जो नर्ड का एक विपर्य है। तभी क्लाइव आता है और एल्सा पर ड्रेन को पालतू जानवर की तरह रखने का आरोप लगाता है। वे जोर जोर से बहस करने लगते हैं, जिसे क्लाइव का भाई गेविन सुन लेता है, जो नर्ड में ही काम करता है। वह उनकी प्रयोगशाला में घुस जाता है और ड्रेन उस पर हमला कर देता है। एल्सा लड़की को डांटती है और उसे जाने के लिए कहती है। क्लाइव गेविन को स्थिति समझाने की कोशिश करता है, जो उनके द्वारा अवैध प्रयोग करने से नाराज है। दंपति जानते हैं कि वे ड्रेन को अब प्रयोगशाला में नहीं रख सकते, इसलिए वे उसे सुविधा के तहखाने में ले आते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं, तो जीव को बुखार हो जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्लाइव उसे ठंडे पानी में नहलाता है और दंपत्ति को पता चलता है कि ड्रेन का ट्यूमर वास्तव में एक उभयचर फेफड़ा था, इसलिए वह पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। वह समय आता है जब दंपत्ति को एक सम्मेलन में जिंजर और फ्रेड को मीडिया के सामने पेश करना होता है। वे जीवों को एक साथ पेश करते हैं, लेकिन सम्मेलन जल्द ही अराजकता में बदल जाता है जब जीव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिससे खून खराबा होता है। बाद में क्लाइव और एल्सा सीईओ जोन को बताते हैं कि क्या गलत हुआ। यह पता चलता है कि जिंजर ने किसी तरह अपना लिंग बदल लिया है और एक पुरुष में बदल गई है, इसलिए 2 पुरुषों के बीच तनाव के कारण उनमें लड़ाई हुई। दंपत्ति ड्रेन के साथ इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जिंजर ने अपना लिंग कब बदल लिया। इस सब के कारण जोन उन्हें सभी स्प्लिसिंग प्रक्रियाओं को रोकने और किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से प्रोटीन को संश्लेषित करने का आदेश देती है। कुछ दिनों में पूरी सुविधा पर कब्जा कर लिया जाएगा, इसलिए ड्रेन को कहीं सुरक्षित जगह ले जाना होगा। दंपत्ति उसे एल्सा की मां के पुराने फार्म हाउस में ले जाने की योजना बनाते हैं, जो कहीं बीच में है। इस तरह ड्रेन सुरक्षित रह सकती है और उसे ज्यादा आजादी मिल सकती है। बाद में एल्सा और क्लाइव ड्रेन को खलिहान में ले आते हैं, लेकिन वह डरकर भाग जाती है। दोनों उसे पास में ही एक खरगोश को खाते हुए पाते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। एल्सा दुखी ड्रेन को डांटती है, जिससे वह पानी की टंकी में कूद जाती है। क्लाइव का मानना है कि उसे कुछ समय के लिए अकेले रहने की जरूरत है, इसलिए दोनों उसके लिए जगह साफ करने का काम करते हैं। रात में ड्रेन खाने से मना कर देती है और शब्दों को उबाऊ बना देती है और वर्णमाला के साथ बाहर जाती है। दावा करती है कि वह ऊब गई है और बाहर जाना चाहती है। जब एल्सा कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, तो ड्रेन आक्रामक हो जाता है और रोशनदान की खिड़की से बाहर भाग जाता है। यह जोड़ा छत पर चढ़ता है और देखता है कि उसके पंख उग आए हैं और वह उड़ने वाली है। क्लाइव उसे वापस बुलाता है और दावा करता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनकर ड्रेन उसे गले लगाता है और फिर से अंदर जाने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन एल्सा और ड्रेन एक साथ होते हैं, जब एल्सा को क्लाइव की तस्वीरें मिलती हैं, जो ड्रेन ने खींची है। वह उसके लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर रही है। तभी ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है और वह उसके साथ खेलता है, लेकिन एल्सा उसे उससे ले लेती है। उसे डर है कि वह उसे भी मार देगी। क्लाइव दुखी ड्रेन के घर आता है और उसे खुश करने के लिए उसके साथ नाचता है। नाचते समय उसे अचानक पता चलता है कि एल्सा ने ड्रेन को बनाने के लिए अपने डीएनए का इस्तेमाल किया है। क्लाइव गुस्से में एल्सा से खुद को प्रयोग में डालने के लिए भिड़ जाता है, लेकिन एल्सा इस मामले को यह कहते हुए खारिज कर देती है कि वे अब इस बारे में बात करने के लिए बहुत आगे आ चुके हैं। अगले दिन एल्सा ड्रेन के लिए एक बिल्ली उपहार के रूप में लाती है, यह सोचकर कि उसे और दोस्त बनाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि ड्रेन बिल्ली को उसकी पूंछ से मार देता है और एल्सा पर भी हमला करता है। आश्चर्यचकित एल्सा जमीन पर लेट जाती है, जबकि ड्रेन उससे चाबियां लेता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन
उसके भागने से पहले एल्सा उसे बेहोश कर देती है और उसे एक मेज से बांध देती है। ड्रेन से तंग आकर उसने अपनी पूंछ काटने का फैसला किया है ताकि वह अब किसी के लिए खतरनाक न रहे। क्लाइव अंदर जाता है और देखता है कि ड्रेन नग्न अवस्था में टेबल पर बंधी हुई है और उसकी पूंछ कटी हुई है। उसे लड़की के लिए बुरा लगता है और वह उसे मुक्त कर देता है। बाद में वह ड्रेन के कमरे में लगे कैमरों के जरिए उस पर नजर रखता है। वह स्क्रीन के जरिए उसे प्यार से छूता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है तो वह रुक जाता है। इस बीच एल्सा लैब में है और ड्रेन की पूंछ से जहर का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाने में सफल रही है। वह क्लाइव को खुशखबरी सुनाने के लिए फार्म हाउस की ओर भागती है। दूसरी ओर क्लाइव ड्रेन के कमरे में जाता है और ड्रेन उसका स्वागत करता है, जो उसे चूमता है। वह जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार मान लेता है और उस जीव के साथ संभोग करता है। एल्सा कमरे में आती है और यह दृश्य देखकर भयभीत हो जाती है। वह गुस्से में भाग जाती है, जबकि क्लाइव उसका पीछा करता है और माफी मांगता है। बाद में लंबी बातचीत के बाद वे आखिरकार ड्रेन को मारने और समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे खेत में वापस आते हैं तो वे उसे पहले से ही मौत के कगार पर पाते हैं। तेजी से विकसित होने वाले जीव होने के कारण उसका जीवन काल समाप्त हो चुका है। दंपति उसके पास तब तक रहता है जब तक वह अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेती। एल्सा रोती है, अपनी बेटी जैसी प्राणी की मौत पर शोक मनाती है। दुखी होकर दोनों शव को बाहर दफना देते हैं। तभी क्लाइव का भाई गेविन नर्ड के एक अधिकारी के साथ आता है। उन्हें प्रोटीन के नमूनों में मानव डीएनए मिला है और वे प्राणी को देखने के लिए यहाँ आए हैं। एल्सा उन्हें बताती है कि वह मर चुकी है, लेकिन तभी एक तेज चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि ड्रेन मरा नहीं था। वह जिंजर की तरह एक नर में बदल गई है और आक्रामक हो गई है। नर ड्रेन कुछ ही सेकंड में गेविन और उसके दोस्त को मार देता है। वह क्लाइव को एक तालाब में खींच लेता है और फिर एल्सा का पीछा करता है। जल्द ही एल्सा नर ड्रेन द्वारा पकड़ी जाती है, जो अपनी पुनर्जीवित तीखी पूंछ का उपयोग करके उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ जबरदस्ती संभोग करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद क्लाइव उसकी सहायता के लिए आता है और ड्रेन पर एक लकड़ी से वार करता है। इससे प्राणी को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वह जल्दी से पुनर्जीवित हो जाता है। ड्रेन क्लाइव को मारने ही वाला होता है कि एल्सा उसके सिर पर पत्थर से वार कर देती है। वह बार बार ऐसा करती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है। उसे उस जीव पर दया आती है। हालांकि ड्रेन क्लाइव पर अपनी पूंछ से वार करने का मौका लेता है और उसे मार डालता है। उसे अपने प्रेमी को मारते देख एल्सा उस जीव पर कई बार वार करती है और अंत में उसे मार देती है। मुझे लगता है कि एल्सा शायद एक और स्नोमैन बनाने से पहले 2 बार सोचेगी। घटना के कुछ महीने बाद एल्सा जोन के साथ बैठती है, जो उसे एक सौदा पेश करती है। पता चलता है कि एल्सा ड्रेन से गर्भवती हुई थी और वह उसके बच्चे को जन्म दे रही है। झूठ चमत्कारिक बच्चे का उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए दवाइयां बनाने के लिए करना चाहता है। एल्सा यह कहते हुए सौदा स्वीकार कर लेती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिल्म साबित करती है कि प्रकृति के साथ खेलना कितना खतरनाक है। वैज्ञानिक आविष्कार और उन्नति मानव जाति के लाभ के लिए की जानी चाहिए, लेकिन मनुष्यों को प्रकृति के मार्ग को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। धन्यवाद।